गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का एक पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स, यह पोएम W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम में उन्होंने W.H. ऑडेन ने उन बातों का जिक्र किया है जिसे मनुष्य नज़रअंदाज करते जाता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि हम लोग बहुत सारा वर्क ऐसे करते हैं जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बशर्ते कि हम उसको जानते हैं। जानते हुए भी हम उसे अनजान बनने की कोशिश करते हैं। कभी उन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है और दिखाया है कि किस तरह मनुष्य अपने करतूतों से, अपने कामों से मौत की तरफ बढ़ रहा है। वो जानता है कि इससे हम मौत के करीब जा रहे हैं, फिर भी वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस पोएम को बढ़िया से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। यह केवल आपकी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिंदगी को समझना है तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को पढ़ना ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले हम लोग इस पोएम के कवि W.H. ऑडेन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस पोएम के एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके देखेंगे। वेस्टर्न ह्यूग ऑडेन, born in 21 February 1907 and died 29 September 1973। W.H. ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1960 को और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1973 को हो गया था। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। W.H. ऑडेन ने अपने संग्रह चिंता की उम्र के लिए 1948 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। यहाँ एज ऑफ एंजाइटी का अर्थ चिंता का उम्र है। इसी किताब के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1948 ईस्वी में। Was a versatile and intellectual, vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। वे एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, प्रबुद्ध लेखक, आलोचक, अनुवादक और संपादक थे। पोइट्री टू हिम वॉज ए सीरियस गेम। कविता उनके लिए एक गंभीर खेल था। विच शुड डीपेन पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। यहाँ कवि कह रहा है विच शुड डीपेन पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस। जो इनकी कविताएं थी वह लोगों की आत्म जागरूकता को गहरा करना चाहता था, बट इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। लेकिन यह किसी भी मामले में सीधे पुरुषों की राजनीतिक या धार्मिक पसंद को प्रभावित नहीं करना चाहता था। W.H. ऑडेन की जितनी भी कविताएं हैं वह लोगों की आत्म जागरूकता को तो बढ़ावा देती ही हैं, प्लस वह किसी भी पुरुषों के राजनीतिक या धार्मिक पसंद को प्रभावित नहीं करता है। अगला पंक्ति है हिज अर्ली पोएम्स एक्सहिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। उनकी शुरुआती कविताएं जो उन्होंने प्रारंभ में कविता लिखा था, तो उनकी जो शुरुआती कविताएं हैं राजनीतिक मामलों और विचारों में उनकी रुचि को प्रदर्शित करती है। बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवरली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन द टोन। लेकिन जो उन्होंने बाद में कविता लिखा है वह ईसाई और स्वर में अधिक व्यक्तिगत है।
जो बाद में लिखा गया वो ईसाई धर्म से ज़्यादातर संबंधित है, लेकिन पहले जो कविताएं हैं वह राजनीतिक मामलों और विचारों में उनके रुचि को प्रदर्शित करता है। एज ए टेक्नीशियन ऑर्डन एक्सप्लोर्ड ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मेथड्स। W.S. ऑर्डन एक टेक्नीशियन के रूप में विभिन्न प्रकार के श्लोक रूपों का खोज किया। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कविताओं में श्लोक लिखा जाता है ना, तो उस श्लोक का भिन्न भिन्न रूप क्या होना चाहिए उसको W.S. ने खोज किया था। एज ए टेक्नीशियन ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्चक वर्ड्स। उन्हें शब्द गढ़ने और पुरातन शब्दों का उपयोग करने का शौक था। गढ़ने माने शब्द बनाने, यानी W.S. ऑर्डन को शब्द बनाने और पुरातन शब्दों का उपयोग करने का शौक था। Which makes him at times difficult to understand, जिसे कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States. उन्होंने संयुक्त राज्य में अस्थायी रूप से बसने के लिए 1939 में इंग्लैंड छोड़ दिया। अर्थात W.S. ऑर्डन ने 1939 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ करके परमानेंटली संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर के बस गए। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। ऑर्डन का काम ब्रिटिश और अमेरिकी दो चरणों में विभाजित है, यानी ऑर्डन्स ने जितने भी कविताएं और कहानियां लिखी हैं उन सबको दो भागों में बांट दिया गया है। एक बनाया गया है ब्रिटिश फेज और दूसरा बनाया गया है अमेरिकन फेज। चलिए देखते हैं ब्रिटिश में क्या है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर, जो ब्रिटिश फेज में वर्क इन्होंने किया है उनमें मुख्य है द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड्स, और अमेरिकी चरणों का जो उनका मुख्य नोटेबल कार्य है वह है फर्स्ट न्यू ईयर लेटर, सेकेंड फॉर द टाइम बीइंग एंड द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्लर्स। यानी इतने कार्य हैं जो अमेरिकी फेज में इन्होंने किया है। ब्रिटिश और अमेरिकी फेज़ों में जो इन्होंने किताब और कहानियाँ लिखी है उनको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। जो हम लोग प्रेजेंट वर्तमान गीत, लिरिक यानी लिरिक का मतलब है गीत, जो प्रेजेंट वर्तमान गीत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी हुआ अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये जो कविता है यह एक प्रकार का गीत है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता जो है इसमें जो बताया गया है इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में निहित हताश को पूरा करता है। यह जो गीत है मानव जीवन में जो निराशा है उसको पूरा करने का काम करता है। द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लॉन्लीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाई। जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती और अकेलेपन की भावना होती है जिसमें हर व्यक्ति या तो जीवित रहता है या मर जाता है, उन बातों को यह गीत पूरा करने का काम करता है। कवि परिचय से यह पता चल जाता है कि जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वह कविता नहीं एक प्रकार का गीत है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोएम का प्रथम स्टेंजा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस तरह पत्तियां तेजी से गिर रही है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी मौत की तरफ तेजी से अग्रसर होते जा रहा है। कवि कहता है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो नर्सेस फ्लावर हैं वो भी लास्ट नहीं करेंगे, वो भी
नहीं बचेंगे। नर्सिस फ्लावर का मतलब हुआ पौधों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको नर्सिस फ्लावर बोलते हैं, वो भी नहीं बचेंगे। जिस तरह व्यक्ति का जीवन मौत की तरफ बढ़ रहा है, वो भी क्या मौत की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। फिर कहता है नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो नर्सेस हैं वो भी कब्र में चले गए हैं, कब्र में चले गए हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और जो प्राम्स है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ प्राम्स का मतलब है बच्चों की गाड़ी। प्राम्स का मतलब बच्चों की गाड़ी, जो खिलौने होती है, प्लास्टिक का खिलौना होता है, बच्चों का गाड़ी होता है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह बच्चे की गाड़ी जो होती है अग्रसर होती है, बढ़ते जाती है, और वो कब टूटकर बिखर जाएगा, कब खत्म हो जाएगा उसका जीवन, उसको नहीं पता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कब बिखर जाएगा, कब मौत की तरफ चला जाएगा, उसको पता नहीं है। अर्थात कवि जीवन की तुलना पतियों से किया है। इस कविता का सेकेंड स्टेंजा है विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट। कवि बता रहा है कि विस्परिंग नेवर जो है वो हमारे लेफ्ट और राइट में हैं। यहाँ विस्परिंग नेवर का मतलब है देवदूत या मृत्युदूत, यानी कवि कहता है कि जो मृत्युदूत है हमेशा हमारे लेफ्ट और राइट में हैं। प्लकस्ट फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो क्या करते हैं हमें हमारे वास्तविक खुशी से प्लकस करते हैं एंड दूर लेकर के जाते हैं। हम जानते हैं कि व्यक्ति की खुशी क्या है, उसका जीवन है, वो जीवन जीना चाहता है। लेकिन ये जो विस्परिंग नेवर हैं, ये जो मृत्युदूत हैं, उनका जीवन छीन कर लेकर चले जाते हैं। यानी कभी भगवान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि गॉड ये खुशी, ये जीवन हमको दिया है, लेकिन उससे क्या करता है, तोड़ कर पुनः लेकर चला जाता है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, कभी कहता है कि ये जो एक्टिव हैंड है एक दिन क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी इस जो सक्रिय है एक दिन निष्क्रिय हो जाएगा। लॉनली ऑन द सेपरेट नी, और जो हमारे घुटने हैं उस पर एकांत रूप से असक्रिय रह जाएगा। कविता का तीसरा स्टेंजा है डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक, यानी पीछे सैकड़ों मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और सब के सब लकड़ी के ट्रैक में रखे गए हैं। आर्म्स रेज स्टेपली टू इम्प्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यहाँ कवि पुनः ईश्वर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने हम लोगों के साथ फॉल्स एटीट्यूड दिखाया है, झूठा प्यार दिखाया है, क्योंकि उसने जीवन दिया और पुनः जीवन ले रहा है। यानी जब वह दे दिया तो फिर ले क्यों रहा है। कवि के कहने का मतलब यही है, क्योंकि भगवान का जो वादा है वो फॉल्स यहाँ सिद्ध हो रहा है। इस कविता का चौथा स्टेंजा है स्टार्विंग थ्रू द लिवलेस वुड, यहाँ स्टार्विंग का मतलब है भूख से मरना। और लिवलेस वुड, जो पेड़ पौधे हैं वो लिवलेस हो चुके हैं, बिना पत्ता के हो गए हैं और वो भूख से मर रहे हैं। सेकेंड लाइन है ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, यहाँ ट्रॉल्स का मतलब आत्माएं हैं। तो कवि कहता है कि जो आत्माएं हैं वो भी भोजन के तलाश में चीखती पुकारती दौड़ रही है, यानी ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी आत्माएं भी अपने भोजन के तलाश में इधर उधर दौड़ रही है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो डम हो गई है, अचमुख हो गई है, नहीं गाना चाहती है। पहले जो गाती थी खुशी में, और जो भी नहीं गाती है डम हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो एंजल है वो भी अब नहीं आएगी। जो खतरों से बचाने के लिए ऊपर से एंजल परियां आती थी, देवदूत आते थे, अब वो आने वाले रक्षक जो थे वो अब आने वाले नहीं हैं। कविता का अगला स्टेंजा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कवि बता रहा है कि आगे ठंड है, असंभव है, अनहोनी है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, इस जीवन के मार्ग में प्यारी प्यारी पर्वत चोटियों की बधाएं हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, कवि कहता है कि यदि गॉड चाहें तो उन पर्वत श्रेणियों का जो व्हाइट वाटरफॉल्स है वह यात्रियों को आशीर्वाद दे सकती है। अर्थात पर्वतों का जो यह वाटरफॉल है यह जीवन का सहारा बन सकता है यदि ईश्वर चाहें तो। ओके, तो हम लोग कविता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए कविता के साथ।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी प्लीज़. ओके, गुड बाय फॉर टुडे.